नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ पीयूष प्रियदर्शी और आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर और साथ ही साथ वो शख्सियत जुड़ चुके हैं जिनके दादाजी हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और काफी कद्दावर नेता अपने आप में। फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राकेश झा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये समय देने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल तो सर आपसे यही होगा कि एक विरासत जिसे हम कहते हैं, वो विरासत आपके पूरे परिवार की रही है राजनीति में। जिस तरीके का सम्मान, जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का एक तरह से समर्थन लोगों का मिला है आपके परिवार को, चाहे आपके दादाजी हों, चाहे आपके पिताजी हों, वो भी विधायक रहे हैं। आपके क्षेत्र में आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत रही है, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया है, हम आपको देख नहीं पा रहे उतना एक्टिवली। आपका कब, इसमें मैं कहूँगा सवाल ये रहेगा कि आप कब साफ तौर पर वो एक्टिव मोड में हमें देखने को मिलेंगे, कब चुनाव में हम आपको देख सकते हैं और कैसा आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं? देखिए, राजनीति में रहना इसका मतलब केवल चुनाव लड़ना ही नहीं होता है। एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते मैं एक्टिव हूँ, काफ़ी एक्टिव हूँ। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया से जहाँ तक हो सकती है जो भी समस्या लोग लेके आते हैं, हम उसका निराकरण करने की कोशिश पूरी करते हैं। ठीक है, अभी विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। विधानसभा लोकसभा में जो सांसद या फिर विधायक बैठते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि सीधे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से तुरंत जाके मिल सकते हैं या किसी मंत्रियों से। हम लोग को थोड़ा समय लग जाता है मंत्रियों से मिलने में, क्योंकि समय लेने में और मिलने में बस यही फ़र्क है। बाकी ऐसा एक्टिव तो हम हैं ही। और पार्टी, देखिए, भाजपा से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मैं लगा हुआ हूँ। अगर पार्टी को लगेगा, समझ आएगी, कहीं हमारी आवश्यकता होगी कि हम सदन में वो चाहेंगे हमें देखना, तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। अगला सवाल राकेश झा जी आपसे वो होगा कि मुझे लगता है कि रेलवे और तमाम ऐसे मुद्दों पर आप काफ़ी मुखर हुए हैं और बीते दिन भी जब ये तमाम आंदोलन चल रहा था राजधानी के सड़क पर, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, आपने मुखरता के साथ अपनी बात रखी थी। मैं कहूँगा कि आपके खुद के क्षेत्र में अभी तक एक रेलवे स्टेशन नहीं आ पाया है शिवहर में। कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा बेसिक मुद्दा है ये। किसी भी ज़िले में, किसी भी जगह पर रेलवे स्टेशन जो आज सबसे ज़्यादा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। शिवहर ऐसा केवल एक ही जिला है पूरे बिहार में जहाँ पे अभी तक रेलवे नहीं आई है। ये रेलवे का पूरा डीपीआर बन चुका था, पैसा भी आ चुका था, अलॉट भी हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश हमारे दादाजी ने उस समय करवाया था जब लालू जी रेल मंत्री थे। वहाँ पे रेल मंत्री खुद आए थे और बाकी लोगों ने भी आके इनॉग्रेशन किया था। लेकिन पिछले 15 सालों में जब से वो गए हैं, जब से सत्ता से हटे हैं, तब से उस पे काम नहीं हुआ है, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। किसी कारणवश मैं मिला था, बहुत लोगों से मिला, मैंने यहाँ तक बोला है सरकार को, रेलवे मंत्रालय को, कि आप ठीक है माल गोदाम ही शुरू करें, जैसे गुड शेड होता है। हमारे यहाँ ढेंग में पहले बरगिनिया में गुड शेड था, वो ओवर कैपेसिटी के बदले अब ढेंग में शुरू हुआ है। अब ढेंग भी ओवर कैपेसिटी हो रहा है। तो यही हमने उनको राय दी थी कि गुड शेड ही बनाइए, लेकिन अभी तो बात चल रही है। और हाँ, सही बात है कि पिछले 10 वर्षों में इस पर कोई काम नहीं हुआ। और जी हाँ, और ये जो भी है सांसद का या फिर जो भी प्रतिनिधि हमारे हैं, उनकी कमी रही है इसमें। नहीं, आप ऐसा नहीं देखते राकेश झा जी, क्योंकि सत्ता में आप लोग बैठे हैं इस वक्त, गठबंधन का सरकार है और इसमें कोई दो मायने नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा आज है जेडीयू के ऊपर, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। आज जेडीयू इस मकाम पर, या चाहे मुख्यमंत्री आज उनकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बैक सपोर्ट है उनको, और नहीं तो हम परिणाम से हम सब वाकिफ़ अच्छी तरीके से। लेकिन इतने होने के बावजूद भी आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, आपका पूरा परिवार एक अच्छा खासा उसमें उनका, मैं कहूँगा कि एक रुख रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी शिवहर कई सारे मूलभूत सुविधाओं से पीछे है, कई सारी फैसिलिटीज़ वहाँ उस क्षेत्र में नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री जी मेट्रो बना रहे हैं राजधानी में, अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, कहीं जंगल सफारी बन रहा है, कहीं जू सफारी बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट अब बन रहा है एक बार फिर से नया। अलग अलग पैमानों पर, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग हिस्सों में बिहार का विकास हो रहा है। लेकिन वो हिस्सा जो आपसे है, वो हिस्सा जो कहीं ना कहीं ज़रूरी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करने का है, वो फिलहाल अछूता हो चुका है। कई सारे ऐसे सुविधाएं हैं जो शिवहर तक नहीं पहुँच पाई है। शिवहर की जनता को लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे दिक्कत मुझे लगता है वो इस बार फेस कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, जहाँ तक शिवहर की बात है, आधे लोगों को तो अभी तक पता भी नहीं है कि शिवहर एक ज़िला है। मैं बहुत लोगों से बोलता हूँ तो कहते हैं ये कहाँ पड़ता है। ये 94 में ज़िला बना था हमारे दादाजी पंडित रघुनाथ झा के अथक प्रयास से। और आप देखिए तो अभी करीब 26 साल हो गए हैं।
तो 26 सालों में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ कि 98 में हमारे दादाजी वहाँ से हट गए थे, वो चले गए थे, वो गोपालगंज के सांसद बन गए थे। उसके बाद जो भी काम थे वो काफ़ी हद तक स्लो हो गए थे, धीमी गति से चल रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मूलभूत सुविधाएं ठीक है, सरकार ने जो भी किया है तो अगर बाकी जिलाओं को मिलता है तो शिवर को भी मिलता है, ये बात नहीं है कि शिवर को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अब कोई नई चीज़ जैसे हमारे देकुली धाम है, उसको डेवलप करने के लिए हम लोग काफ़ी बात करते हैं। सीतामढ़ी हमारे बगल में, अगर सीता जी का मंदिर देखिए, अयोध्या के नाम पर पूरे देश में राजनीति हो गई, पूरे देश में सरकारें बन गई, गिर गई, लेकिन सीता जी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। जो सीतामढ़ी हम लोग जाने जाते हैं सीता जी के उससे, शिवर सीतामढ़ी से ही निकला है। और अगर सीतामढ़ी का विकास होता है तो शिवर जी देखिए, जैसे वो रामायण सर्किट था, उसमें हमने देवली धाम को भी जोड़ने की बात हुई थी कि देवली, वहाँ पे लोग कहते, मान्यता है कि राम जी वहाँ पे रुके थे जब अपने बारात लेके आ रहे थे। तो इन सब चीज़ों के देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि कोई बड़ा व्यवसाय तो बिहार में कहीं पे भी नहीं है, और ये बहुत कमी है बिहार की, जो मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा यही मानना है कि छोटे जो व्यवसाय होंगे वही बिहार को तरक्की लेके जा सकते हैं। मैं सबको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे लिज्जत पापड़ है, वो शुरू हुआ था गुजरात में। क्या था? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था, महिलाओं का समूह था, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ऐसे छोटे छोटे कल कारखाने लगेंगे तो बिहार का विकास होगा। और देखिए, आपको पता ही है बिहार में कोई युवा रहना नहीं चाहता। मैं खुद अमेरिका से MBA हूँ। मैं उस दिन समझूंगा कि बिहार विकसित है जिस दिन मेरे जैसे लड़के को नौकरी मिल जाए। चलिए पटना में ही नौकरी मिल जाए, जो मेरे लायक के, मेरे क्वालिफिकेशन के लायक नौकरी मिल जाए, तो मैं समझूंगा कि बिहार विकसित है। तो आप मूलभूत देखिए तो ठीक है, बिहार में विकास तो हुआ है। जो 15 साल पहले का जो बिहार था, 17 साल पहले का, और आज के बिहार में बहुत फ़र्क है। सड़कों की आप व्यवस्था देखिए, काफ़ी अच्छी हो गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। अभी थोड़ा सा इधर लॉ एंड ऑर्डर पे मैं आऊँगा कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ दिनों से ख़राब हुआ है। हमारे गृह जिला सीतामढ़ी शिवर में भी बहुत लॉ एंड ऑर्डर, किसी की हत्याएं बहुत हुई हैं। कल भी आपने देखा कैसे जदयू के नेता। अगला सवाल मेरा उसी पे था, क्योंकि आप अपने क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सप्ताह में ऐसा कोई, मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब सीतामढ़ी से कुछ ऐसी घटनाएं निकल के नहीं आती है, चाहे कहीं लूटपाट हो, महिलाओं के साथ कुछ छेड़खानी वाला मामला हो, मसला हो। यहाँ तक कि वहाँ की युवा भी हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं कि हमें अपना हक नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे एक सही से शिक्षा हो। आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हैं, शुरुआत में आपने कहा कि विकास हुआ है, मैं सहमत हूँ उस बात से, आपने कहा, लेकिन अभी वर्तमान का अगर हम परिस्थिति देखें, नीतीश कुमार के कार्यकाल में 15 साल छोड़िए, अब बीते 5 साल का अगर आपसे समझे, क्योंकि आप उनके साथ इस वक्त हैं पार्टी में, क्या वो काम किए हैं? क्योंकि मतलब सड़क बना लेना, फ्लाईओवर्स बना लेना, ये बिहार को नहीं दिखाता है। नौकरी तब भी नहीं थी, नौकरी आज भी नहीं है। स्टार्टअप्स बन रहे हैं, उद्योग मंत्रालय यहाँ सेटअप किया जा रहा है, मंत्री बन रहे हैं, वो भी आप ही की पार्टी के नेता हैं। लेकिन वो चीज़ मतलब अगर इनिशियल स्टेज में जाता है, लेकिन वो फाइनल नहीं पहुँच पाता है। मतलब आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिसको भरना ज़रूरी है इस वक्त वर्तमान परिस्थिति में? देखिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि जब तक उद्योग नहीं आएगा बिहार में, जब तक नौकरियाँ नहीं हो सकती बिहार में, सरकारी नौकरियाँ कितनी हो जाएंगी? तो जब तक उद्योग, छोटे बड़े जो भी उद्योग सरकार लगानी चाहे, और सरकार की ये कमी रही है। फिर हमारे नए मंत्री आए हैं शाहनवाज जी, वो तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस मामले को लेके। आपने देखा होगा इथेनॉल की भी सब जगह अपना प्लांट लगा रहे हैं, और काफ़ी बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मेरा यही मानना है कि जब तक यहाँ पे कोई उद्योग नहीं लगेगा, तब तक लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहारी बिहार में नहीं रहने वाले, यही मेरा मानना है। बाकी सड़कें वड़कें सब ठीक हैं, वो हैं, बट हाँ, अब सबको नौकरी चाहिए। युवाओं को रोज़गार बिहार मांग रहा है, और ये जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत हद तक इसी वजह से हैं। अगर लोगों के पास नौकरी होंगी, पैसे की आमदनी होगी, तो फिर ये चीज़ों से लोग बाहर निकलेंगे, ये भी मेरा मानना है। बिल्कुल। 2 छोटे सवाल अब आपसे होगा। पहला सवाल तो ये कि मतलब फ़िलहाल हम बीते दिन राजनीतिक खींचातानी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बिहार की राजनीति में। हालांकि ये तब से है जब से वापस से नीतीश कुमार जी वापस से मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के समर्थन से, या ये कह लीजिए कि बीजेपी के बैकअप से बने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें थी, हम सब ने देखा था। लेकिन फ़िलहाल की जो परिस्थिति, क्योंकि आपके भी कई कद्दावर नेता ने खुलकर कहा इस बात को कि कई ऐसे मसले हों, चाहे कई ऐसे मुद्दे हों, उन्होंने साफ तौर पर काउंटर फीट पे लिया नीतीश कुमार को। फिलहाल की परिस्थिति पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या टेक रहेगा?
देखिए, जहाँ पे ये हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और यहाँ पे हम लोगों को आज़ादी है कि किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप झूठ बोलें। ठीक है, जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगी, हमारे पार्टी को नहीं अच्छी लगी, वो ज़रूर बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री तक बात जानी चाहिए, तभी उसको ठीक है उसका निराकरण होगा ना, चाहे मंत्रियों तक। तो मैं यही समझता हूँ कि ठीक है, उठापटक तो देखिए राजनीति में चलती रहती है और सही बात है कि नीतीश जी की सीटें कम हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग वो करेंगे। पिछली बार भी कम थी, ऐसा नहीं है कि इसी बार कम है। जब उन्होंने लालू जी के साथ भी सरकार बनाई थी तो उस समय नीतीश जी 70 सीटें जीते थे और लालू जी 80 सीटें जीते थे, राजद जीती थी, लेकिन फिर भी ये मुख्यमंत्री थे। तो उस समय भी ये बहुत सारी बातें हुआ करती थी, फिर उन्होंने छोड़ के वो पार्टी में आए, भाजपा के साथ उन्होंने वापस से गठबंधन किया। तो ये सब देखो चीज़ें चलती रहेंगी, इसमें तो कोई वो नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल, आखिरी सवाल आपसे होगा राकेश झा जी, कि आप खुद युवा हैं और मुझे लगता है कि युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन। फ़िलहाल युवाओं के लिए बिहार में आपके हिसाब से अगर वर्तमान में कुछ ऐसी अगर बनती है, कोई अगर ऐसी छुटपुट राजनीतिक घटनाएं होती भी है, घटनाक्रम अगर होती भी है, तो क्या आपको लगता है एक युवा नेतृत्व बिहार को एक अलग पैमाने पर लेके जा सकता है, जो शायद बीते 15 साल में नहीं हुआ? आपको लगता है कि बिहार नीड्स अ चेंज? ऑफ कोर्स, पिछले 15 साल में क्या, पिछले 30 साल में नहीं हुआ। देखिए, आज भी राजनीति में वही सक्रिय हैं, जो सत्ता पे वही काबिज हैं जो 1977 के आंदोलन से थे, चाहे वो लालू जी हों चाहे नीतीश जी हों। एक फ्रेश ब्लड को, नई सोच के साथ किसी को आना चाहिए। आजकल ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो बूढ़े से हैं, जिनको आज तक व्हाट्सएप नहीं चलाना आता, वो युवाओं के बारे में कैसे सोच सकते हैं? आज देखिए, हमारे क्षेत्र में कहीं पे भी कोई स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। जहाँ छोटे मोटे स्टेडियम बनाए भी गए हैं, वहाँ पे बकरी और भैंस चरता है। तो उसके लिए युवाओं को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिहार में चरमरासी गई है, नौकरी है नहीं यहाँ पे, खेल कूद की कोई व्यवस्था है नहीं। आज सारे लोग यहाँ पे एशियाड गेम्स में या फिर ओलंपिक्स में जीते, बिहार से कोई क्यों नहीं जीतता है? तो इस बार तो हमें गहन चिंता सोचना चाहिए। देखिए, जो भी विकसित राज्य है, आप देखिए वहीं से लोग जीतते हैं, जिनको हम विकसित राज्य कहते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कोई कोरिलेशन ज़रूर होता है कि कोई राज्य अगर पिछड़ा है तो उसकी बहुत सारी चीज़ों में नहीं आएगा आगे, कोई अगर अगड़ा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में वो आगे रहता है। तो इन सब चीज़ों के तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि युवा वही है जो आज की इस परिस्थिति के हिसाब से सोचे। और ठीक है, बड़े लोगों की ज़रूरत है, मार्गदर्शन उनका ज़रूरत है, उनका एक्सपीरियंस ज़रूरत है, लेकिन जो ऊर्जा, जो ताकत हम लोग युवाओं में हो सकती है, वो लोगों में नहीं हो सकती। तो मुझे यही लगता है हर पार्टी को, और भाजपा हमारी पार्टी तो जनरली युवाओं को, ऊर्जावान लोगों को आगे करती ही है, चाहे आदित्यनाथ जी हों, धामी जी हों, चाहे कोई भी हो। और मोदी जी भी, देखिए उम्र की बात नहीं है, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल युवाओं जैसी है। तो मैं ज़रूर यही कहूँगा कि युवाओं को आगे आना चाहिए और पार्टियों को भी युवाओं को मौका देना चाहिए, जात पात से ऊपर उठ के, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी समस्या है जात पात। आप यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। ये बहुत बड़ी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है। तो जब तक हम लोग इन सब चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे, बिहार का विकास मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश झा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे राकेश झा जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और साफ तौर पर बीते दिन जितने ज़्यादा ये एक्टिवेशन दिख रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में भी ज़रूर रहेगी, इनकी भागीदारी बढ़ चढ़ कर रहेगी। हर मुद्दे पर इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। फिलहाल खास बातचीत में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं पीयूष प्रियदर्शी लेता हूँ आप सबसे विदा। इस वीडियो को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए। नमस्कार।